चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखेंगे पीआईबी से। पीआईबी में एक न्यूज़ आई है, श्री नारायण देवनाथ जी, ये एक कार्टूनिस्ट थे, इनका निधन हो गया है। तो प्रधानमंत्री जी ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो पीआईबी में तो इनके बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, ठीक है, बस इन्होंने जो शोक व्यक्त किया है उसी के बारे में ये न्यूज़ आई है जनरल सी। लेकिन हम इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में भी देख लेते हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि स्वास्थ्य खराब होने के चलते 24 दिसंबर को इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे, ठीक है, वेंटिलेटर पर थे। आगे बताया जा रहा है 60 साल का इनका करियर रहा था। कॉमिक वाले पात्र जैसे बंतुल द ग्रेट, होंडा भोंदा, नोंते फोंते, इन्होंने कॉमिक पात्र गढ़े जो कि बंगाली घरानों में खासी जाने पहचाने जाते थे, ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में बताया जाता है कि साहित्य कुटीर द्वारा एक पत्रिका आती थी, सुख तारा, इनकी पहली कॉमिक स्ट्रिप थी होंडा भोंदा, 1962 में छपी थी। इसके बाद 1965 में बंतुल द ग्रेट आई, फिर 1969 में नोंते फोंते का प्रकाशन हुआ था। बताया जा रहा है 93 की उम्र होते तक इन्होंने काम करते रहा। 2017 में सुखतारा के दुर्गा पूजा संस्करण में उनका आखिरी कॉमिक स्ट्रिप नोंते फोंते प्रकाशित हुआ था। इनका जन्म हुआ था हावड़ा के शिवपुर में, एक आभूषण कारोबारी के परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो गहनों की डिज़ाइन बनाने के लिए उत्साहित रहते थे, जिसने परिवार को स्कूली पढ़ाई के बाद उनका प्रवेश कलकत्ता के राजकीय कला महाविद्यालय में कराने को प्रेरित किया था। आगे बताया जा रहा है देवनाथ ने परिवार का कारोबार बढ़ाने के लिए बीच में ही कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने दोबारा चित्रकारी चालू कर दी। देवनाथ ने साहित्य कुटीर के संपर्क में आने से पहले कुछ विज्ञापन एजेंसियों के लिए फ्रीलांसिंग, फिल्मों की स्लाइड और लोगो बनाने का काम भी लिया था। आगे बताया जा रहा है देवनाथ को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित करा गया, लेकिन वो दिल्ली इसे ग्रहण करने नहीं जा पाए। राज्य के गृह सचिव बीपी गोपालिका और सहकारिता मंत्री अरूप रॉय ने गत बृहस्पतिवार को पदक और प्रशस्ति पत्र देवनाथ को अस्पताल में जाकर दिया था। आगे बताया जा रहा है 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। उसी साल पश्चिम बंगाल सरकार ने बंग विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने, किसी व्यक्ति ने एक याचिका दायर करी थी कि हमारे देश में स्टारवेशन के चलते चलते काफ़ी सारी मौतें हुई हैं, तो सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, या फिर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट को ही इस बात में आगे आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार का कहना है नो वन डाइड ऑफ हंगर इन रिसेंट टाइम्स। केंद्र सरकार कह रही है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भूखमरी के चलते चलते उसकी डेथ हुई हो। कंप्रहेंसिव स्टेप हैव बीन टेकन, इट टेल सुप्रीम कोर्ट। सरकार का कहना है कि हमने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं जिसके चलते चलते किसी प्रकार की डेथ नहीं हुई है। The Supreme Court's question on hunger deaths saw the Union government insist on Tuesday that no died of starvation in recent times across the country, even during the pandemic. तो सरकार कह रही ना तो पेंडेमिक के दौरान और ना ही आज की ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति की डेथ हुई है भूखमरी के चलते चलते। Thanks to the progress made by the nation since independence and comprehensive policies and steps taken by both and central government, there have been no starvation death in the country during recent times, even during adverse situation like pandemic. यही बात इन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से ही देश ने बहुत अच्छा काम करा है, राज्यों ने अच्छा काम करा है, केंद्र सरकार ने अच्छा काम करा है, इसी के चलते चलते स्टारवेशन के चलते चलते कोई भी डेथ नहीं हुई है। आगे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से माल न्यूट्रिशन के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। माल न्यूट्रिशन आखिर हम किस कंडीशन को कहेंगे, ठीक है। माल न्यूट्रिशन रिफर्स करता है डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस इन न्यूट्रिएंट इनटेक। बहुत ज़्यादा आप न्यूट्रिशन को इंटेक कर लेते हो, या फिर इम्बैलेंस कर देते हो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के मामले में, या फिर इम्पायर्ड न्यूट्रिशन यूटिलाइजेशन, ठीक है, आप न्यूट्रिएंट का सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इस कंडीशन को हम करेंगे माल न्यूट्रिशन। बताया जा रहा है द डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन कंसिस्ट ऑफ बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवरवेट एंड ओबेसिटी, ठीक है। इसमें दोनों कंडीशन देखने को मिल रही। एक तो लोगों
लोगों का वज़न का, माताओं का वज़न कम हो जाना, बच्चों का वज़न कम हो जाना, दूसरी ओवरवेट हो जाना। तो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में दोनों ही कंडीशन आ जाती। अंडर न्यूट्रिशन मैनिफेस्ट इन 4 ब्रॉड फॉर्म। अंडर न्यूट्रिशन में क्या क्या आ जाएगा? वास्टिंग, स्टंटिंग, अंडर वेटिंग, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज, ये सारी चीज़ के अंतर्गत में आ जाती हैं। आगे जो वर्ड आया है माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का मतलब क्या है? लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर इसेंशियल फॉर बॉडी फंक्शन सच एज प्रोड्यूसिंग एंजाइम, हार्मोन एंड अदर सब्सटेंस नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ कुछ फैक्ट शीट आप देख सकते हैं माल न्यूट्रिशन के बारे में। बताया जा रहा है माल न्यूट्रिशन इन ऑल इट फॉर्म्स इंक्लूड्स अंडर न्यूट्रिशन शामिल इसमें, वास्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट, ठीक है, inadequate vitamins or minerals, overweight, obesity and resulting diet related non communicable disease। माल न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ आ जाता है? ये सारी चीज़, वास्टिंग, स्टंटिंग, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन वाली कंडीशन ही है। अंडर न्यूट्रिशन में क्या क्या आ जाएगा? वास्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन में और क्या चीज़ आ रही है? इनएडुकेट विटामिन और मिनरल्स को आप इंटेक कर रहे हैं, ओवरवेट हो जाना, ओबेसिटी हो जाना एंड रिजल्टिंग डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। वर्ल्ड वाइड यदि देखें तो 1.9 बिलियन एडल्ट आर ओवरवेट और ओबेस, ठीक है, ओवरवेट और ओबेस दोनों एक चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। वाइल 462 मिलियन आर अंडरवेट। तो सबसे ज़्यादा संख्या किनकी है? वज़न बढ़ने वालों की, जिनका ओवरवेट हो गया। ग्लोबली इन 2020 149 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 वर एस्टिमेटेड। 2020 का डाटा है, 149 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। एस्टिमेशन लगाया गया है टू बी स्टंटेड, मतलब कि हाइट ना बढ़ पाना, स्टंटेड हो जाना। 45 मिलियन हाइट के हिसाब से मोटे नहीं हैं, दुबले पतले हैं, 45 मिलियन बच्चे ऐसे हैं। एंड 38.9 मिलियन वर ओवरवेट या फिर ओबेस। आगे बताया जा रहा है अराउंड 45% ऑफ द डेथ एमंग चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज आर लिंक टू अंडर न्यूट्रिशन। 45% डेथ 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे जितने भी हो रही है डेथ उनका सीधा सीधा संबंध है अंडर न्यूट्रिशन से। दीज आर मोस्टली ऑकर इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज। एट द सेम टाइम इन दीज सेम कंट्रीज रेट ऑफ चाइल्डहुड ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर राइजिंग। आगे बताया जा रहा है डेवलपमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल एंड मेडिकल impact of the global burden of malnutrition are serious and lasting for individual and their families, for communities and for countries। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं। नेवी का एक जहाज़ है INS रणवीर जिसका नाम है। 3 नेवी पर्सनल किल्ड इन एक्सप्लोजन अबोर्ड INS रणवीर। तो INS रणवीर में एक्सप्लोज़न होता है, धमाका होता है, विस्फोट होता है, जिसके चलते चलते 3 नेवी के पर्सनल और इसके अलावा भी कई सारे लोगों की डेथ हुई है। इंजरी ऑर्डर्ड इनटू इंसिडेंट एट मुंबई नवल डॉकयार्ड। ये कहाँ पर देखने को मिला हमको? मुंबई नवल डॉकयार्ड तरफ। 3 नेवी पर्सनल और 11 लोग इंजर्ड हो गए हैं एन एक्सप्लोजन अबॉर्ड द डिस्ट्रॉयर INS रणवीर 8 नवल डॉकयार्ड इन मुंबई ऑन ट्यूसडे। बताया जा रहा है इन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट 8 नवल डॉकयार्ड मुंबई 3 नवल पर्सनल succumbed in injuries caused by the explosion in internal compartment on board INS रणवीर, ऐसा बताया जा रहा है इसमें। इसके अलावा अच्छी बात ये बताई गई है कि बहुत बड़ा ये हादसा नहीं रहा। नो मेजर डैमेज, द शिप्स क्रू रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली एंड ब्रॉट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल क्विकली। जैसे इन लोगों को पता चला तुरंत ही इन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया था। नो मेजर मैटरनल डैमेज हैज़ बीन रिपोर्टेड, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है। मटेरियल की डैमेज भी नहीं हुई, यहाँ से इनका कहना है। ऑफिसर्स एट द इंसिडेंट टुक प्लेस 4:30 PM। INS रणवीर के बारे में बात बताई जाती है हैड बीन ऑन क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट फ्रॉम ईस्टर्न नवल कमांड सिंस नवंबर 2021 एंड वाज ड्यू टू रिटर्न टू बेस पोर्ट शॉर्टली। The Navy said a board of inquiry has been ordered, it added।
युद्धपोत INS रणवीर के बारे में कुछ फैक्ट हैं, इनको आप देख लीजिए। रणवीर का जो नाम पड़ा है, रणवीर का आखिर अर्थ क्या होता है? रणवीर का अर्थ होता है युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं की वीरता और पराक्रम। तो जो हमारे पास 5 राजपूत श्रेणी के विध्वंसक हैं, डिस्ट्रॉयर है, उनमें से एक था INS रणवीर, चौथे नंबर का। 28 अक्टूबर 1986 को इसको हमने नौसेना में शामिल करे थे, नेवी में। ये 30 अधिकारी और 310 नाविकों के एक दल द्वारा ऑपरेट होता है और यहाँ पर हम हथियार रखते हैं, सेंसर रखते हैं। बताया जा रहा है इसमें सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, विमान को भेदने वाली और मिसाइल रोधी बंदूकें और टारपीडो, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें डिप्लॉयड। आगे बताया जा रहा है जहाज कामो 28 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर, इसको भी हम यहाँ से संचालित कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जहाज को तटीय गश्त लगाने, संचार की समुद्री लाइनों की निगरानी रखना है, समुद्री कूटनीति रखना है, आतंकवाद और एंटी पायरेसी मतलब जो डाकू लुटेरे रहते हैं ना, उनसे हम कैसे करके बच सकते हैं, ऐसे कई सारे ऑपरेशन हैं जिसमें INS रणवीर को लगाया जाता है। एक छोटी सी न्यूज़ आई थी कृष्णा नदी से रिलेटेड, वो न्यूज़ आई थी, तो हम कृष्णा नदी के बारे में देख लेते हैं। कृष्णा नदी क्या है, पूरब दिशा में बहती है। सेकंड नंबर की प्रायद्वीपीय नदी है। फर्स्ट नंबर पे आती है गोदावरी नदी, ठीक है। ये निकली है महाबलेश्वर सह्याद्री से, ठीक है, महाराष्ट्र में। इसकी टोटल लेंथ बताई जा रही 1401 किलोमीटर। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में है, 44% भाग कर्नाटक में है और 29% आंध्रा में पड़ता है, संयुक्त रूप से बताया जा रहा है। अगले जो न्यूज़ आई है वो रिपब्लिक डे से रिलेटेड है। लेज़र शो टू ब्राइटन अप रिपब्लिक डे बताया जा रहा है। 26 जनवरी आने वाली है, तो इसमें लेज़र शो होने वाला है। Swarm drones to be showcased 8 beating retreat but audience number cut, ठीक है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो ऑडियंस आएंगे ना, वो लोग कम रहेंगे इसमें। द लेज़र प्रोजेक्शन ऑन द वॉल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक एंड इज शो बाई 1000 स्वार्म ड्रोन्स। यहाँ पर स्वार्म आया है, स्वार्म का मतलब देख लेते हैं, ठीक है, झुंड होता है, भीड़ या फिर दल, ठीक है। तो जो ड्रोन है ना, ड्रोन का जो जमघट रहेगा, झुंड रहेगा, उसके बारे में बताया जा रहा है। ड्यूरिंग द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी दिस ईयर आर एमंग सेवरल न्यू इवेंट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन दिस ईयर टू कॉमरेड द 75 नंबर का ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। 75वें नंबर की जो सालगिरह हम कैसे करके मनाएंगे, तो कुछ स्पेशल यहाँ पर 26 जनवरी के दिन हमको देखने को मिलेगा। However, the number of attendees at the parade will be significantly reduced. परेड में जो अटेंडीज लोग रहेंगे उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है, 8000 से 5000 कर दिया गया है। अगली जो न्यूज़ देखने वाले हम वो फॉरेन वाले पेज से है, ठीक है। डॉटेड वाली जो आप लाइन देख रहे हैं, पाइपलाइन, ये सेकंड नंबर की पाइपलाइन है, ठीक है। जो आप पीले कलर की यहाँ से देख रहे हैं, इस प्रकार से जो जा रही है, ग्रीप्सवाल्ड एक जगह ये है, ऊस्ट लूगा ये है। और जो सेकंड वाली जो फर्स्ट वाली पाइपलाइन की हम बात कर रहे हैं, ब्लू वाली है, व्योबॉर्ग से लेकर के कहाँ तक गई है, वो भी ग्रीप्सवाल्ड तक गई है। ये जर्मनी हो गया। बहुत सारे कंट्री हैं जो कि यहाँ पर इनकी लोकेशन बताई गई, पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, और ये जो पूरा है ये बाल्टिक सी दर्शाया गया है। तो इन्हीं के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये आखिर चर्चा में क्यों रहा है? हाल ही में अमेरिका ने जर्मनी रूस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिससे रूस पर यूरोप की ऊर्जा निर्भरता काफ़ी बढ़ जाएगी। दिक्कत वाली बात यही हो गई है, ठीक है। मतलब कि यूरोप वाले जो देश है ना, अब इस पर डिपेंड हो जाएंगे, किस पर? रसिया पर। अमेरिका ने इससे पहले रूस और जर्मनी के बीच इस गैस पाइपलाइन को पूरा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अभी उसने मंजूरी दे दी है। इसके बारे में कुछ बात बताई जाती है। ये 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जो रसिया में उस लूगा से जर्मनी में ग्रीप्सवाल्ड तक बाल्टिक सागर के रास्ते से होकर के जा रही है। इसमें हर साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस ले जाने की कैपेसिटी रहेगी। इस पाइपलाइन को बनाने का निर्णय 2015 में लिया गया था। नॉर्ड स्ट्रीम 1 सिस्टम को पहले ही पूरा हो चुका है और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के साथ मिलकर ये जर्मनी को हर साल
110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति करने वाला है। इससे रूस के ऊपर यूरोपीय संघ की निर्भरता हो जाएगी। ये प्राकृतिक गैस के लिए रसिया और यूरोप की निर्भरता को और अधिक बढ़ा देता है। जबकि अभी देखें ना तो यूरोपीय संघ के देश पहले से ही 40% जो ज़रूरत है वो रसिया पर भी निर्भर है। इसके अलावा यूक्रेन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बताया जा रहा है। रूस और यूरोप के बीच एक मौजूदा पाइपलाइन है जो कि यूक्रेन से होकर गुजर रही है, लेकिन ये जो सेकंड वाली है पूरी होने के बाद यूक्रेन को बाईपास कर देगी और इसके कारण यूक्रेन को प्रति वर्ष लगभग $3 बिलियन का नुकसान होने वाला, क्योंकि ये वहाँ से नहीं जा रही है। और रसिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? रसिया के लिए तो जियो पॉलिटिकल जीत है और यूएसए और उसके सहयोगियों के लिए परेशानी का सबब हो सकती है। आगे बात बताई जा रही है, जर्मनी में कंसिडर हाल्टिंग नॉर्ड स्ट्रीम 2। ठीक है, स्कोल्स फेसिस हीट एमिड यूक्रेन रो। यूक्रेन के चलते चलते जो संबंध खराब हो रहे हैं ना यूरोप के और रसिया के, इसी के चलते चलते ये चीज़ ऐसी आ रही कि काम में हाल्ट लग सकता है। आगे बताया जाए, जर्मनी इज़ रेडी टू डिस्कस हाल्टिंग द नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन शुड रसिया अटैक यूक्रेन, चांसलर ओलाफ सोल्ज सेड ऑन ट्यूसडे, responding to increasing domestic and international pressure amid a Russian military build-up on Ukraine's border। बात वही आ गई है, यूक्रेन वाला बीच में यहाँ पर अड़ंगा लग गया। इसी के चलते चलते ये जो जर्मनी है ना वो भी थोड़ा सा पीछे हटने लगा। इट इज़ क्लियर दैट देयर विल बी ए हाई प्राइस टू पे, दैट एवरीथिंग विल हैव टू बी डिस्कस्ड शुड देयर बी मिलिट्री इंटरवेंशन इन यूक्रेन, ऐसा इनकी तरफ से कहा गया। तो इन्होंने ये बात भी कही कि देखो, इनवाइटेड नाटो एलाइज एंड रसिया टू ए सीरीज ऑफ मीटिंग एट द नाटो रसिया काउंसिल टू डिस्कस वेज टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी सिचुएशन आफ्टर ए फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक वाज हेल्ड लास्ट वीक इन बेलारूस। इसके बाद हम चलते हैं फॉरेन वाले पेज की ओर न्यूज़ की तरफ, इंडोनेशिया से। राइजिंग सी लेवल प्रॉम्प्ट इंडोनेशिया टू रीलोकेट कैपिटल। सी लेवल बढ़ते जा रहा है और शहर के किनारे इनकी जो कैपिटल बसी हुई है ना ये डूब सकती है। इसी खतरे को देखते हुए अब इसको रीलोकेट करने की बात इंडोनेशिया कह रहा है। इंडोनेशिया की जो पार्लियामेंट है उसने ट्यूसडे के दिन पास कर दिया है एक कानून को जो कि अप्रूवल देता है रीलोकेशन ऑफ इट्स कैपिटल फ्रॉम स्लोविंग सिंकिंग जकार्ता, ठीक, टू ए साइट 2000 किलोमीटर्स अवे ऑन द जंगल क्लैड बोर्नियो आइलैंड दैट विल बी नेम्ड नुसंतारा। अगली जो राजधानी है उसका नाम रखा जा रहा है नुसंतारा, यहाँ पर रहेगा 2000 किलोमीटर अवे, ठीक है। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द मूव विच वाज फर्स्ट टिप्ड बाय प्रेसिडेंट जोको विडोडो इन अप्रैल 2019। शुरुआत यहाँ से इसकी होती है इस कामकाज की। सिटिंग राइजिंग सी लेवल एंड सीवियर कंजेशन ऑन डेंसली पॉपुलेटेड जावा आइलैंड। आगे बताया जा रहा है, होम टू मोर देन 30 मिलियन पीपुल इन इट्स ग्रेटर मेट्रो एरिया, जकार्ता हैज़ लॉन्ग बीन प्लाग्ड बाई सीरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स एंड फ्लडिंग एक्सरबेटेड बाय द क्लाइमेट चेंज। जकार्ता कौन कौन सी चीज़ों को फेस कर रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, फ्लडिंग आते रहती है, ये सारी चीज़ें ये फेस कर रहा है। 30 मिलियन पीपुल को ये लोग ये जो जगह है वो घर देती। The new capital will cover about 56,180 hectare in East Kalimantan province on the Indonesian part of Borneo। इंडोनेशिया का जो पार्ट है बोर्नियो वहाँ पर एक कालीमांटान प्रोविंस है, यहाँ पर ये जगह प्रोवाइड कर रहा है नई कैपिटल बनाने के। अर्ली प्लान्स फॉर द न्यू कैपिटल डेप्सिट अपटोपियन डिज़ाइन एम्ड एट क्रिएटिंग एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्मार्ट सिटी, लेकिन फ्यू डिटेल हैव बीन कन्फर्म। एनवायरमेंटलिस्ट critics of capital's move have warned it could damage ecosystem in the region। इनका कहना है कि आप ऐसा जो काम कर रहे हो तो जो नई जगह में आप जो राजधानी बसाओगे ना तो वहाँ के इकोसिस्टम को तो आप खतरे में डाल ही दोगे। बजट डिटेल हैव नॉट येट बीन रिवील्ड इन ए प्रेसिडेंशियल डिक्री, दाउ प्रीवियस रिपोर्ट हैव पेग्ड द प्रोजेक्ट्स कॉस्ट $33 बिलियन। बजट के बारे में तो कोई ख़ास बात नहीं कही गई है, लेकिन $33 बिलियन की बात यहाँ पर करी गई है पिछले साल की यदि हम बात करें तो। आगे बात बताई जा रही साइबर अटैक को लेकर के। साइबर अटैक सर्ज हो गए हैं एज कोरोना एस्पर्स डिजिटल पुश। लोग डिजिटल वाली दुनिया में घुसते जा रहे हैं, मोबाइल में, फ़ोन में, इंटरनेट में,
ठीक है, कोरोना के चलते चलते इसके साथ साथ में साइबर अटैक भी बढ़ गए हैं। रैंसोमवेयर इंसिडेंट रोज 151%, WEF का ऐसा कहना है। द एक्सिलरेटिंग पेस ऑफ डिजिटलाइजेशन फ्यूल्ड बाय कोरोना पैंडेमिक हैज़ लीड टू ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर फॉर साइबर क्राइम विथ रैंसोमवेयर अटैक्स राइजिंग 150% इन 2021 एंड कैन एवरेज 270 साइबर अटैक्स पर ऑर्गेनाइजेशन बीइंग फेस्ड, एक नई स्टडी ये कहती है। तो साइबर अटैक जिस प्रकार से हो रहे हैं इस पर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस बात पे भी सोच विचार करना जरूरी है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की ये रिपोर्ट आई है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022। इसको रिलीज़ किया गया था ड्यूरिंग इट्स ऑनलाइन डावोस एजेंडा समिट में। फर्दर शोड दैट ईच सक्सेसफुल साइबर ब्रीच कॉस्ट ए कंपनी $3.6 मिलियन, ऑलमोस्ट 27 करोड़ रुपया लास्ट ईयर। इतना नुकसान हो रहा है साइबर अटैक को फेस करने के चलते चलते हर कंपनी का एवरेज। वाइल द एवरेज शेयर प्राइस ऑफ द हैक्ड कंपनी, तो आगे इसके शेयर प्राइस के बारे में भी बात करी जाती है। यदि कोई कंपनी जिसकी हैकिंग हो गई है तो उसके जो शेयर प्राइस है ना अंडर परफॉर्मिंग में आ जाते हैं। नैस्डैक इंडेक्स की बात करें तो क्लोज टू बताया जा रहा 3% इवन 6 मंथ आफ्टर द इवेंट इन केस ऑफ द ब्रीच बिकमिंग पब्लिक। 6 महीना बीत गए हैं, इसके बाद भी कंडीशन में सुधार नहीं आता। WEF का कहना है द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी हैड सर्ज ऑन द बैक ऑफ कोरोना पेंडेमिक बट सो हैड साइबर क्राइम। कोरोना भी बढ़ा, डिजिटल दुनिया भी बढ़ी और साइबर क्राइम भी बढ़ा। देयर इज़ आल्सो ए परसेप्शन गैप बिटवीन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हु थिंक देयर फर्म आर सिक्योर एंड सिक्योरिटी लीडर्स हु डिसएग्री। तो हमें गैप भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। हु थिंक देयर फर्म्स आर सिक्योर एंड सिक्योरिटी लीडर हु डिसएग्री, ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि नहीं हमारी कंपनी सिक्योर है और ऐसे लोग जो कह रहे हैं नहीं हम खतरे में हैं। दोनों के बीच में गैप बढ़ते जा रहा है। सम 92% ऑफ द एग्जीक्यूटिव सर्वेड एग्री साइबर रेजिलियंस वाज इंटीग्रेटेड इनटू रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, लेकिन 55% ऑफ द साइबर लीडर एग्रीड। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो जनरल जानकारी के लिए हमारी इकोनॉमी से ये रिलेट करती है, डेब्ट फंड से रिलेटेड है। डेट फंड, ठीक है। यदि आप डेब्ट फंड में निवेश कर रहे हैं इसका मतलब है आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा आपने वहाँ डाल दिया है, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलते रहे। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में पैसा लगाएंगे। इसमें आ जाएगा बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर आ जाता, यानी सुरक्षित जगह पर निवेश आपका पैसा होगा। नॉर्मली डेब्ट फंड की तय मैच्योरिटी डेट रहेगी, आपको 10 साल के बाद ही पैसा निकालना है, तभी आपका पैसा डबल होगा या इतने का फ़ायदा होगा। यहाँ पैसा इक्विटी फंड के मुकाबले आपका सुरक्षित रहता है। आगे बताया जा रहा है डेब्ट म्यूचुअल फंड की कई सारी कैटेगरी हैं। कुछ तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में निवेश कर देती हैं, वहीं दूसरी होती है लॉन्ग टर्म वाली के बॉन्ड में पैसा लगाती है। इन सभी कैटेगरी में जोखिम भी अलग अलग तरह का रहेगा, इसलिए निवेश से पहले सही कैटेगरी का चयन भी जरूरी होता है। इसके फ़ायदे बताए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है जो भी व्यक्ति निवेश कर रहा है उसके पैसे को सुरक्षित रखो और अच्छा रिटर्न मिले। डेब्ट फंड को ही लिक्विड फंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें लिक्विडिटी की भी कोई समस्या नहीं रहेगी, यानी आप जब चाहें अपने पैसा निकाल लेंगे। इन फंडों से पैसा निकालने के आवेदन करने के 1 दिन के भीतर आपके खाता में पैसा आ जाएगा। वहीं फिक्स डिपॉजिट समय से पहले पैसे निकालने पर आपको काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो यहाँ से जो मुनाफा मिलेगा पर टैक्स का प्रावधान भी है। डेब्ट फंड को 3 साल के बाद भुनाने पर LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 3 साल के पहले डेब्ट म्यूचुअल फंड यूनिट को यदि बेचते हो तो इससे जो मुनाफा होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को आपकी कुल आमदनी में जोड़ देंगे और फिर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स की गणना होने वाली है। इसमें एक वर्ड आया है सेलिंग आउट, जिसका मतलब होता है इनफॉर्मल, टू पे मनी फॉर समथिंग। स्टेट आर सेलिंग आउट मोर डेब्ट फंड विद द